नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल में आपका स्वागत है। आज के इस केस की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए हमने पात्रों के साथ साथ स्थान का नाम भी बदल दिया है। हथियार पकड़ा हाथ कांप रहा था। दबाओ घोड़ा, घोड़ा दबाओ। पर हत्यारे को अपना काम करना ही था। क्या हत्यारे ने एक जान ली या फिर उसे एक जान लेने के लिए मजबूर किया गया? अरे आज बड़ी जल्दी चल कॉलेज के लिए। अरे हाँ, कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स हैं। पर आप कहाँ जल्दी है? वो मालवान एरिया के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक है। ठीक है, मैं निकलती हूँ, देर हो रही है। बाय बाय। हेलो, मालवान एरिया पहुंच चुके हैं। ठीक है, हम निकल रहे हैं अभी। हम साथ चलें? ना, जरूरत नहीं है। नरेश भैया, हम तो यहाँ आपके ही कहने पर आए हैं ना। सफाई देने की जरूरत नहीं है। और एक बात कान खोल के सुन लो, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, समझे? भीड़ कहाँ है जमा? लगता है कुछ हुआ है। लगता है कोई गड़बड़ है। चलो हटो हटो हटो, पीछे हटो। ये आप इन्हें नहीं पहचानते? नरेश जी हैं, अपने नरेश जी। नरेश शर्मा, आईपीपी जिला अध्यक्ष। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजता हूँ और आप घर वालों को खबर कर दीजिए। राजनीति का गढ़ उत्तर प्रदेश। यहाँ फतेहपुर से 20 किलोमीटर दूर मालवा रोड पर राजनेता नरेश शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस गोली की आवाज से कई दस्तक गूंज उठी। कुछ दस्तक पुलिस को मंजिल की राह दिखा रही थी और कुछ पुलिस को गुमराह कर रही थी। दरअसल हम कोनो काम से मालवान गए थे। जयेश नाथ जी भी हमारे साथ थे। जब हम फतेहपुर लौट रहे थे तो रास्ते में देखा कि भीड़ जमा है। उतर कर देखे तो मिस्टर नरेश शर्मा के साथ करीबी रिश्ता था आपका? ये परिवार की तरह थे। भाई से भी बढ़कर मानते थे हमको। 20 साल से उनके घर में आना जाना था। मालवान में उनकी कोई जमीन है, उस पर कंस्ट्रक्शन का काम कराना चाहते थे। ये जयेश नाथ जी कॉन्ट्रैक्टर हैं, यही वो काम करने वाले थे। मिस्टर नरेश शर्मा मालवान आ रहे थे या जा रहे थे? कुछ खास काम था उनको? जा रहे थे या आ रहे थे हमें नहीं मालूम। हमें तो ये भी नहीं पता कि उनका मालवान जाने का कोई प्रोग्राम था। हमेशा हर बात हमें बताते थे, पर इस बार तो अजीब है कि उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। मम्मी मम्मी, क्या क्या हुआ पापा को? मम्मी बताइए ना। मनोज चाचा, आप बताइए ना क्या हुआ है? बेटा, मर्डर हो गया है तुम्हारे पापा। क्या? कैसे? डॉक्टर साहब, हमारे नेताजी का शव कब तक मिलेगा? कृपा करके आप लोग शांति बनाए रखिए। पोस्टमार्टम चल रहा है और ये हॉस्पिटल है, यहाँ दूसरे पेशेंट भी हैं।
देखिए वो हमारे नेताजी हैं, हमें उनका शव देखना है। मैंने अभी अभी आपसे क्या कहा, पोस्टमार्टम जारी है, एक बार पोस्टमार्टम खत्म हो जाने दीजिए, फिर उनका शव उनके परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। बुलेट पीठ पे फायर की गई। देसी कट्टे का इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ एक गोली चलने वाला देसी कट्टा। लगता है हमला अचानक से किया गया है। मिस्टर शर्मा को पता नहीं चला। नहीं, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से चलाई गई है, यानी सिर्फ 1 फीट की दूरी से। मेन बात यह है इंस्पेक्टर कि इनकी मौत इस गोली के कारण नहीं हुई। व्हाट? तो फिर कैसे हुई? गोली मारने के अलावा इनका गला दबाया गया। ये देखिए, इनकी मौत सांस रुकने से हुई है। लगता है कि गला दबाने के लिए किसी कपड़े का इस्तेमाल किया गया है। यह हत्या काफी सोची समझी साजिश है। एक और अजीब बात है इंस्पेक्टर। क्या? विक्टिम के ब्लड सैंपल में नींद की गोलियों के ट्रेसेस थे। इसमें अजीब क्या डॉक्टर? अक्सर लोग नींद की गोलियां लेते हैं। ट्रेसेस नॉर्मल से ज्यादा हैं, इसलिए अच्छी बात है। उतना ही नहीं इंस्पेक्टर, ये टेस्ट बता रहे हैं कि नींद की गोलियां कत्ल के कुछ मिनट पहले ली गई हैं। जी नहीं, ना ही कोई घाव का निशान है और ना ही कोई झड़प का निशान है। आप लोग बॉडी देख सकते हैं। सर, हम मर्डर स्पॉट की सारी छानबीन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना कोई कट्टा मिला और ना ही कोई गोली। लगता है नरेश शर्मा किसी से मिलने के लिए रुके होंगे और वहीं पर अटैक हुआ। लगता तो ऐसे ही है सर। बाइक भी सड़क से 20 फीट दूर पड़ी हुई है। लगता है वहाँ पे किसी ने धकेल दी होगी। बॉडी पर कोई और चोटों के निशान नहीं। अगर बाइक चलाते हुए गोली लगी होती तो गिरने के बाद और भी चोटों के निशान होते। गोली पॉइंट ब्लैंक पर चलाई। हमसे कह के गए थे कि मालवान जा रहे, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने। किसी का नाम लिया था उन्होंने? इतना ही कहा था कि कार्यकर्ता से मिलने जा रहे हैं। निकलने के 2 मिनट पहले एक फोन आया था साहब उनको। हेलो, आपको पता है किसका फोन था? नहीं साहब, फोन के बाद हमने नरेश भैया से कहा कि हम भी संग चलेंगे, पर भैया ने मना कर दिया। तो आप भाई हैं उनके? वो हमारे पिता समान थे साहब, वैसे हम उनके दूर के रिश्तेदार हैं। मिस्टर नरेश शर्मा की बॉडी कल तक मिल जाएगी, बस कुछ फॉर्मेलिटीज है। जैसी खत्म हो जाएंगी थाने से फोन आ जाएगा। एम्बुलेंस गाड़ी जो भी है वो लेकर आ जाएगी। मालवान में कार्यकर्ताओं की बैठक आज सुबह? नहीं सर, नरेश जी के शेड्यूल में ऐसा कुछ नहीं था। शायद अपने आप किसी से मिलने गए हों, किसी पॉलिटिकल लीडर से या फिर किसी गुट से। नहीं सर, हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि नरेश जी ने कोई भी मीटिंग की हो और उसकी जानकारी उन्होंने अमिताभ जी को न दी हो। ये तो नामुमकिन है इंस्पेक्टर साहब कि उनकी पार्टी की कोनो मीटिंग हो और हमें ना पता हो। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि वो मालवान जा रहा है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है, और निकलने से पहले उन्हें एक फोन भी आया था। ये बात तो हमें अटपटी लग रही है। क्यों? भाभी जी, हमारा मतलब नरेश जी की धर्मपत्नी कविता शर्मा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में अध्यापिका है। तो बात ये है इंस्पेक्टर साहब कि हमारे भैया जी ने राजनीति की कभी कोनो बात भाभी जी से नहीं की। इसीलिए हमें अटपटा लग रहा है कि उन्होंने भाभी जी से ऐसा काहे कहा कि वो पार्टी मीटिंग के लिए मालवान जा रहे हैं। तो मिसेस नरेश शर्मा, यानी कि आपकी कविता भाभी जी झूठ बोल रही हैं? नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? हम तो इसलिए कह रहे थे कि अचानक उन्होंने ये बात काहे कही, और भैया जी को मालवान में क्या काम था? शायद यहाँ किसी से मिलने वाले थे, इसलिए बाइक रोककर इंतजार कर रहे थे। और जो भी बंदा आया था उनसे मिलने, उसने बातों में लगाए रखा होगा। और हो सकता है दूसरा बंदा वहां उन झाड़ियों के पीछे छुपा हो। उसने वहां से नरेश शर्मा की पीठ पर गोली चलाई। सर, तो वो यहाँ ऐसे गिरते, लेकिन लाश तो वहां उन झाड़ियों से मिली है, जो कि काफी दूर है। घसीट के लगे होंगे।
झाड़ियों में किसी का ध्यान इतनी आसानी से नहीं जाता। अगर घसीट के ले जाते तो यहाँ कुछ ना कुछ खून के धब्बे या निशान होते। मिस्टर शर्मा पर गोली चलाई गई थी, काफी खून बहा था उनका। कम से कम यहाँ रोड पर कुछ खून के निशान तो मिलने चाहिए थे, जो कि नहीं। सर, हो सकता है गिरने से पहले किसी ने पकड़ लिया और लाश यहाँ झाड़ियों में डाल दी हो। लेकिन क्यों, किस लिए? और मरने से कुछ ही मिनटों पहले मिस्टर नरेश शर्मा ने बहुत सारी नींद की गोलियां खाई थी। सर, नरेश शर्मा ने नींद की गोलियां खा के बाइक चलाई होगी, ये बात मानना मुश्किल है। जबरदस्ती किसी ने गोलियां खिलाई हैं। लेकिन क्यों? आखिर ये माजरा क्या? और वो लास्ट कॉल मिस्टर नरेश शर्मा को किसने किया? नरेश शर्मा का मोबाइल डुअल सिम कार्ड वाला है और मैंने दोनों नंबर से कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा लिए। लोगों ने जो कुछ भी हमें बोला है उनमें से कोई ना कोई बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है, और झूठ के धागों से बहुत बड़ी कहानी बुनी जा रही है। पॉलिटिकल लीडर नरेश शर्मा के मर्डर का रहस्य अब और गहरा होता जा रहा था। इन्वेस्टिगेशन जोरों से चल रही थी और एक के बाद एक कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन इन सवालों की गहरी खाई को भरने के लिए अभी कई जवाब मिलने बाकी थे। नरेश जी को कौन नहीं जानता था साहब, और मेरे तो उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे। आप इसी नींद की गोलियां लेते थे? नहीं, कभी नहीं। खुद तो कभी नहीं खरीदे और न ही कभी उनके घर पे डिलीवरी हुई। मोटरसाइकिल चलाने का बड़ा शौक था भैया को। नींद की कोई प्रॉब्लम थी? नींद की गोलियां लेते थे? नहीं, कभी नहीं। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, उसकी दवाइयाँ लेते थे, पर नींद की गोली कभी नहीं ली। कविता जी, उस दिन सुबह मालवान में कोई पार्टी मीटिंग थी ही नहीं। हो सकता आपके पति वहां किसी और से मिलने गए। आप कहना क्या चाह रहे हैं इंस्पेक्टर? मैं सिर्फ पूछताछ कर रहा हूँ। कोई ऐसी बात है जो हमें पता होनी चाहिए और आप लोग छुपा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप साफ साफ बताइए ना, कहना क्या चाहते हैं? देखिए, ये मर्डर प्लान था। मिस्टर नरेश शर्मा को फोन करके मालवान बुलाया गया था और वो जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें कोई मिला, वहीं पर उनका कत्ल हुआ। अजीब बात यह है कि कत्ल के कुछ ही मिनटों पहले उनकी बॉडी से ढेर सारी नींद की गोलियां पाई गई, फिर कट्टे से पीठ पर एक गोली चलाई गई। लेकिन अजीब बात यह है कि उनका कत्ल हुआ है गला दबाने से। अब जाहिर सी बात है कि सवालों की कमी नहीं होगी मेरे पास। सर, इतना याद रखिए कि मेरे डैड एक सेल्फ मेड मैन थे, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से खूब मेहनत कर करके पार्टी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी अकेले संभाल रहे थे। बहुत अच्छी बात है मनीष, लेकिन ये तुम भी जानते हो कि आदमी जितना बड़ा होता है उतने ही ज्यादा उसके दुश्मन भी पैदा होते हैं। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हारे डैड की किसी से दुश्मनी नहीं। क्या कभी किसी ने उनको जान से मारने की धमकी दी या कोई दुश्मनी? ऐसा तो भैया ने कभी कुछ नहीं बताया। उनकी तो किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी, बल्कि सबसे बहुत अच्छे रिलेशन थे। कविता जी प्लीज, इतना बेवकूफ मत समझिए आप हमें। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कह रही हूँ ना, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। आप कस्बे में जाकर किसी से भी पूछ सकते हैं, सबसे उनकी बहुत जमती थी। साहब, पहली खबर यह है कि नरेश शर्मा और उनकी पत्नी कविता के बीच में काफी अनबन थी। पार्टी वाले गुसर पुसर कर रहे हैं। किस बात को लेकर अनबन थी दोनों में? वो मनोज जा जो है। नरेश भैया, हम तो यहाँ आपके ही कहने पर आए हैं ना। अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, समझे? ये मनोज झा नरेश शर्मा का दूर का रिश्तेदार होने के अलावा कुछ और भी लेना देना था दोनों में। 10 साल से मनोज वहाँ पे रह रहे हैं उनके घर पे। नरेश जी ने खुद बुलवाया था रहने। क्यों? साहब, सियासती मामलों में सबसे अहम चीज क्या होती है? भरोसा। और आमतौर पर इंसान अपने खून के रिश्ते पर ही ज्यादा भरोसा करता है। तो इस खून के रिश्ते से भरोसा उठा कब? कुछ 1 आध साल पहले हुआ साहब, पर मनोज झा वहाँ से हिला नहीं, चिपका रहा। कुछ और? मालवान में एक बहुत बड़ी जमीन खरीदी थी नरेश शर्मा जी ने, कुछ बिल्डिंग बना रहे थे वहाँ पे, और फतेहपुर चौक मार्केट में एक रेडीमेड कपड़े की दुकान है उनकी। पार्टनर काफी तगड़ी पार्टी है उनका। कौन? कुरैशी साहब। दोनों के बीच में काफी अच्छी बनती थी, लेकिन 6 महीने पहले कुछ हुआ। क्या हुआ लतीफ, जल्दी बोलो। वो जो रेडीमेड कपड़े की दुकान थी, कुरैशी साहब को बेचनी थी और नरेश जी उसके खिलाफ थे।
लेकिन नरेश शर्मा की पत्नी तो कह रही थी कि उनके पति की सिक में साथ पड़ती है, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। साहब, वो अमिताभ तिवारी है ना, उसके पेट में कई राज छिपे हैं। नरेश शर्मा जी के सबसे करीब वही तो थे। मम्मी, अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना। देखो बेटा, जो हुआ उसे हम सब भुला नहीं पाएंगे, लेकिन तुम्हारे पापा की इच्छा थी कि तुम दोनों जमकर पढ़ो और उसमें कोई रुकावट ना आए। मम्मी, आप भी जल्द से जल्द कॉलेज वापस ज्वाइन कर लीजिएगा। पढ़ाने में बिजी रहेंगी तो डिप्रेशन से दूर रहेंगी। बेटा तुम लोग बिल्कुल बेफिक्र रहो, मनोज चाचा है ना यहाँ पर, भाभी जी की अच्छी तरह से सेवा करेंगे। अच्छा मम्मी, हम चलते हैं। चलो अमृता। वैसे ये वक्त ठीक नहीं है ये बात करने का, लेकिन ज़रूरी है। बाद में बहुत मुश्किल होगी। क्या? इंश्योरेंस क्लेम फाइल करने का है, जल्द से जल्द। ऐसे मामलों में बाद में वक्त लग जाता है। सर सारे कॉल छान मार रहा हूँ। लास्ट कॉल का क्या स्टेटस है? सर ये नंबर 44468789 स्विच ऑफ दिखा रहा है। सर्वेलेंस पे डाल दिया सर। मुझे लगता है ये आखिरी कॉल। ये नंबर इस मर्डर केस के बंद संदूक की चाबी है और दूसरी चाबी है अमिताभ तिवारी। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपकी खबर बिल्कुल करेक्ट है। भैया जी नहीं चाहते थे कि मनोज झा उनके साथ काम करे। क्यों? भैया जी उनके काम से खुश नहीं थे। 10 साल के बाद भी ऐसी नाखुशी का कारण? इंस्पेक्टर साहब आप खोज कर रहे हैं। एक एक करके सब कुछ, लेकिन सबसे पहले ये कि निकाले जाने के बाद भी मनोज झा उनके घर में क्या कर रहा है। भैया जी हमारी मानिए तो ऐसी बातों पर ध्यान मत दीजिए। मनोज झा एक छोटा आदमी है। छोटा आदमी? छोटा आदमी साला मेरे ही घर में घुस के बैठा हुआ है काम से निकालने के बाद भी। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारी भाभी साथ दे रही है उस साले का। भैया अगर आपको मेरी जरूरत नहीं है तो हम चले जाते हैं। हम भी यही चाहते हैं, जाओ तुम। मनोज चलिए बैठिए, खाने के बीच में से इस तरह से नहीं उठते। चलिए बैठिए और खाना खाइए। और जी अब इन्होंने ऐसा क्या किया, क्यों जाएंगे ये घर छोड़कर? क्योंकि हम कह रहे हैं इसलिए। मनोज यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये भी कोई बात हुई? हर बात पे आपकी मनमानी नहीं चलेगी। 9 साल पहले आप खुद इन्हें यहाँ लेकर आए थे। पार्टी की, इस घर की सारी जिम्मेदारियां इन्होंने संभाली हैं और आज अचानक आप कह रहे हैं चले जाओ। क्यों? सीधी सी बात है, हम इसे यहाँ पर लेकर आए थे और हम ही इसे यहाँ से निकालेंगे, समझी तुम? देखिए हो सकता है कि इनकी आपकी पार्टी में कोई जरूरत नहीं, लेकिन इस घर की सारी जिम्मेदारियां संभाली हुई हैं इन्होंने। हमें इनकी जरूरत है, हम इन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। इस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं। भैया जी कोनो परेशानी है, कोनो बात का डर है तो आप हमसे कहिए ना, हम है ना। कौन सी परेशानी और किस बात का डर था मिस्टर नरेश शर्मा को कि वो मनोज झा को दूर करना चाहते थे? देखिए इंस्पेक्टर, कुछ बातें बहुत नाजुक होती है, बोलना तो दूर सोची भी नहीं जा सकती। पुलिस के लिए नहीं, हम सोचते भी हैं और बुलवाते भी हैं। तो सबसे पहले आप ये बोलिए कि कविता जी का मनोज झा के साथ कुछ चक्कर चल रहा था? देखिए इंस्पेक्टर, ऐसी कोनो बात कभी खुलकर सामने तो नहीं आई, लेकिन हाँ भैया जी इस बात को लेकर काफी परेशान रहते थे। लेकिन असली डर किस बात का था? यही कि मनोज झा उनकी जगह ले लेगा। कहाँ की जगह? अब घर और पॉलिटिक्स अलग तो नहीं है इंस्पेक्टर। क्या वाकई मिस्टर नरेश शर्मा को इस बात का डर था कि मनोज झा उनका घर और उनका काम दोनों के लिए खतरा बन गया? डर तो डर होता है और अक्सर असलियत से उसका कोनो वास्ता नहीं होता। यही दुकान है साहब, 6 महीने से बंद पड़ी है, कोई धंधा ही नहीं है। उसके पहले
साहब 4 साल पहले जब नरेश भाई और कुरैशी साहब ने मिलकर ये दुकान खोली थी तो उस समय तो मतलब लक्ष्मी जी मेहरबान हो गई थी। मतलब पूरे मार्केट में इकलौती ऐसी दुकान थी जहाँ दूर दराज से लोग कपड़े खरीदने आते थे। फिर क्या साहब, अब ग्राहकों की भेड़चाल तो धंधे के लिए अच्छी होती है, लेकिन अगर धंधे वाले खुद भेड़चाल पर उतर आए तो मतलब शामत आ गई। मतलब साहब अब इनकी दुकान की तो निकल पड़ी थी, लेकिन और भी तो दुकान वाले थे, उनकी सुलग गई। उनको लगा हम कैसे पीछे रह जाएं। तो साहब धीरे धीरे मार्केट में एक के बाद एक दर्जनों दुकान खुल गई कपड़ों की। सोचो आप, नरेश भाई और कुरैशी साहब को कितना ज़बरदस्त नुकसान सहना पड़ा होगा। इस नुकसान को लेकर कभी कुरैशी और नरेश शर्मा के बीच में कुछ कहा सुनी या बहस कुछ तुमने देखा सुना हो? साहब इसकी अप टू डेट खबर आपको सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है। कौन? मुरलीधर। ये कौन है? साहब वही तो ये दुकान चलाते थे। मतलब मुरली भैया को आप इन दोनों के बीच का रेफरी समझ लीजिए। ये दोनों लड़ते रहते थे और मुरली भैया दुकान चलाते थे। मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिला पुलिस क्लियरेंस की जरूरत है। औपचारिक है साहब, हर इंश्योरेंस कागज पर पुलिस क्लियरेंस लगता है। हत्या औपचारिक नहीं है। कविता जी, आपके पति जब सुबह सुबह मालवान के लिए निकल रहे थे तो निकलने से पहले उन्हें एक फोन कॉल आया था। आप ये बात कितनी बार दोहराएंगे इंस्पेक्टर साहब? तब तक दोहराऊंगा जब तक इस बात का पता नहीं चल जाता कि फोन कॉल किसने किया था। वो फोन कॉल मालवान रोड और आपके पति के बीच की कड़ी है। सबसे बड़ा सुराग है ये पता लगाने का कि मिस्टर नरेश शर्मा की हत्या किसने की, क्यों की या फिर करवाई। यानी कि आपको हम पर विश्वास नहीं है? इसमें विश्वास ना करने जैसी कौन सी बात है? कोई बात नहीं। या फिर कुछ है? क्यों मनोज, कुछ है? कविता जी, आपके पति के घर की दिनचर्या और उनकी राजनीतिक दिनचर्या के बारे में अमिताभ तिवारी को सब कुछ मालूम रहता था, लेकिन इस मालवान मीटिंग के बारे में उन्हें भी कुछ नहीं पता था। शायद नरेश भैया ने बताया नहीं होगा। क्यों? भरोसा उठ गया होगा अमिताभ तिवारी पर से। ठीक उसी तरह जिस तरह से आप पर से उठ गया था। साफ साफ शब्दों में आपको उस घर से जाने के लिए कहा, लेकिन तो भी आप गए नहीं। जान सकता हूं कि शर्मा परिवार से आपको क्या खास लगा हुआ है? अब समझी, गंदी और भद्दी अफवाहों पर पुलिस भी विश्वास करने लगी। बेबुनियाद है इंस्पेक्टर साहब ये सारी बात, कोई सच्चाई नहीं इन अफवाहों में। कमाल, मेरे साथ शुरू करने से पहले ही आप लोग सारे काम पा तक पहुंचाते हैं। अगर ये बातें बेबुनियाद हैं, झूठ है, तो फिर आप दोनों में इतना टेंशन क्यों है? प्रताप, मुझे मनोज झा और कविता शर्मा दोनों के सेल्फ रिकॉर्ड चाहिए। उनके हर एक कॉल को स्कैन करो, एवरी सिंगल कॉल। जी सर। सर एक और बात, उस मुरलीधर का कॉन्टैक्ट मिल गया है जो कुरैशी और नरेश शर्मा की दुकान चलाता था। वही दुकान जिसको बेचने को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। ठीक है, मुरलीधर को थाने ले। सेठ, वो दुकान का क्या करें? पहले अस्थियां तो ठंडी हो लेने दो मियाँ, फिर उस मनोज झा से कर लेंगे सौदा। अभी तो फिलहाल वही संभालेगा नरेश भाई का सारा बिजनेस, कम से कम तब तक जब तक नरेश भाई का लड़का संभालने लायक ना हो जाए। सेठ, दुकान भी तो गिरवी रखी है। इस बिजनेस में नरेश शर्मा के साथ पार्टनरशिप करनी ही नहीं चाहिए थी। सर, जब बिजनेस शुरू किया था दोनों एकदम सगे भाइयों की तरह रहा करते थे। कभी कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं थी कुरैशी जी और नरेश जी में। दोनों में प्रॉब्लम कब हुई और क्यों? सर सच कहूँ तो पिछले 1 साल में धंधा बिल्कुल बैठ गया था। एक तो नरेश जी का अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस और ऊपर से कुरैशी जी के अपने 4-6 बिजनेस हैं। ध्यान दोनों का ही नहीं था बिजनेस के ऊपर। और कंपटीशन, पिछले 1 साल में 6-7 दुकानें और आई हैं। झगड़ा किस बात से हुआ? सर कुरैशी जी चाहते थे कि हम दुकान और धंधा किसी और को बेच दें, और नरेश जी चाहते थे कि दुकान को ना बेचकर हम मार्केट में टिके रहें। जब धंधा बिल्कुल चल नहीं रहा था तो नरेश शर्मा दुकान बेचना क्यों नहीं चाहते थे? सर नरेश जी दुकान बेच नहीं सकते थे। उन्होंने दुकान गिरवी रखकर मार्केट से कुछ रकम उठाई थी अपने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के लिए। सर कविता शर्मा और मनोज झा के फोन रिकॉर्ड से ऐसा कुछ नहीं मिला जो नरेश शर्मा की हत्या की साजिश की तरफ इशारा करते हो। शायद इनके फोन कॉल साजिश की तरफ इशारा नहीं कर रहे,
पर साजिश तो है, एक गहरी साजिश, जिसके तहत नरेश शर्मा को एक जगह बुलाया गया जहां उसे गोली मार दी गई। हेलो। ऊपर से उसके पेट में नींद की गोलियां कहां से आ गई? प्रताप, यकीनन साजिश तो है। सर ये नंबर 44468789 अभी भी स्विच ऑफ दिखा रहा है, लेकिन सर्वेलेंस जारी है सर। कल तक रिपोर्ट आ जानी चाहिए। नरेश शर्मा का मर्डर केस पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गया था। हत्यारे तो दूर, हत्या के कारण की तरफ भी कोई इशारा नहीं दिख रहा था। और फिर अचानक एक दस्तक गूंज उठी, और ये वो दस्तक थी जो मरहूम नरेश शर्मा ने अपनी हत्या से पहले खुद दी थी। मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि मेरी जान को खतरा है। मुझे जान से मार डालने की साजिश रची जा रही है। मेरा एक्स बिजनेस पार्टनर एम.ए. कुरैशी और एल.एन. पार्टी लीडर माजिद सलाउद्दीन और कुछ बैंक अधिकारी शायद मेरी जान लेने की कोशिश करेंगे। मुझे काफ़ी डर लग रहा है, जीना मुश्किल हो गया है। मुझे सुरक्षा प्रदान करें तुरंत। सर ये लेटर तो 21 अक्टूबर 2012 का डेट है, ठीक हत्या से एक दिन पहले। लेटर लिखने की बजाय फोन कर दिया होता, खुद आकर मिल लिए होते। सर कुरैशी नरेश शर्मा का एक्स बिजनेस पार्टनर, उसे तो इन्वेस्टिगेट कर ही रहे हैं। अभी नया नाम आया है, एल.एन. पार्टी का लीडर माजिद सलाउद्दीन। बाहुबली है। लेकिन सर कोई बैंक अधिकारी हत्या की साजिश में, ये बात को समझ में नहीं आई सर। हमें नरेश शर्मा की पत्नी कविता शर्मा पर भी शक है, और उनका एक दूर का रिश्तेदार है मनोज झा, उस पर भी। सर हमें लगता है कि दोनों शामिल हैं इसमें। लेकिन नरेश के लेटर में इन दोनों का जिक्र नहीं है। हो सकता है कविता और मनोज झा का मामला इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने की कोशिश भी हो सकती है। मिस्टर नरेश शर्मा ने अपनी मौत के एक दिन पहले पुलिस प्रोटेक्शन के लिए चिट्ठी लिखी थी, और ना ही मनोज झा और ना उनकी वाइफ को उनके जान के खतरे के बारे में कुछ मालूम था, और ना ही उनके खास कार्यकर्ता अमिताभ तिवारी ने इस बात का जिक्र किया। तो क्या इन तीनों को जान के खतरे वाली बात नहीं मालूम थी, या फिर मालूम थी और जानबूझकर हमसे छुपा रहे हैं? हेलो, मिस्टर नरेश शर्मा ने एसपी साहब को चिट्ठी लिखी थी पुलिस प्रोटेक्शन के लिए, और कहा था कि उनकी जान को खतरा है। आपको कुछ मालूम है इसके बारे में? बिल्कुल नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी तो कभी कोनो बात नहीं की उन्होंने। वैसे उनकी जान को किससे खतरा है, ऐसा कुछ लिखा था क्या उन्होंने? देखिए, सवाल करना हमारा काम है, और बहुत जल्द ढेर सारे सवाल आपके पास आने वाले हैं। एक बात बार बार मेरे दिमाग में घूम रही है, क्या ये चिट्ठी वाकई नरेश शर्मा ने लिखी है? ये चिट्ठी भी किसी साजिश का हिस्सा है? ये चिट्ठी जाली है? लगता है तकदीर ने मिस्टर शर्मा का दिमाग पर पहले से दस्तक दे दी थी कि उनकी जान को खतरा है। पर उन्होंने मुझे कभी ऐसे किसी खतरे के बारे में नहीं बताया, और इन्हें तो बताया ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आप बार बार ताने मार के ये कहना चाहते हैं कि नरेश भैया की मौत में हमारा हाथ है? हम छाती ठोक के कहते हैं इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हमने तो हमेशा उनका भला ही चाहा है। जिसने भी बुरा चाहा है, काम बड़ी सफाई के साथ किया। देखो, जब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता, हमारे शक के दायरे में सब रहता है। बस एक बार पता चले कि लास्ट कॉल किसने किया था उन्हें, और मालवान किसने मिलने के लिए बुलाया था। उनकी चिट्ठी में किसी बैंक अधिकारी का जिक्र है। क्या मतलब है इसका? ऐसा क्या कर दिया मिस्टर शर्मा ने उसके साथ कि उसका खून के पैसा हो गया? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। मैडम, हमें नरेश शर्मा के सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स चाहिए। हम पता लगाना चाहते हैं कि वो कितने हवा में थे और कितने पानी में। हेलो, माजी साहब सलाम। इंस्पेक्टर सैनी बोल रहा हूँ फतेहपुर थाने से। हाँ सैनी साहब, फरमाइए, कैसे याद किया? जरा आपसे मिलना था माजी साहब। हाँ हाँ, कभी भी आ जाइए, या आप कहें तो हम आपके थाने चले आते हैं। लेकिन किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं दरोगा साहब? नरेश शर्मा मर्डर केस के सिलसिले में। उसमें आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? दरअसल माजिद मियां, नरेश शर्मा को अपनी जान का खतरा था। किससे? आपसे। और ये बात उन्होंने खुद कही है। ऐसी भी क्या दुश्मनी थी हमसे कि अपनी मौत में हमारा नाम भी घसीट गया? जी जी बिल्कुल, बस मैं पहुंच ही गया, समझिए। जी, एक तो इतना बड़ा धोखा किया हमसे, और अब अपनी मौत में भी फंसा रहा है ये आदमी।
अब ये बैंक का माजरा क्या है? हमें क्या पता, हमसे तो बात ही करना बंद कर दिए थे। हर बात के लिए अमिताभ तिवारी ही याद आता था भैया को, उसी को पता होगा। हाँ भाभी जी बोलिए। ये बैंक वाली बात क्या चल रही है? उन्हें किसी बैंक मैनेजर से खतरा था? कैसी बकवास है, ऐसा कभी होता है? ये सब के बारे में तो हमें कुछ नहीं पता। ऐसे कैसे नहीं पता? तुम तो उनके सबसे करीब थे ना। वो तो ठीक है भाभी जी, पर हमें ये बारे में 2-4 लोगों से बात करनी होगी। पर ये वक्त हम सच में कुछ नहीं जानते। अमिताभ तिवारी, झूठ बोलना, बातें बनाना बंद करो। मैं जानती हूँ उन्हें कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे, लेकिन इस हद तक ये मुझे नहीं पता था। और एक तुम ही हो जो सारी बातें जानते हो। भाभी जी वैसे हम काफी कुछ जानते हैं, लेकिन इस सब के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। हमें माफ कीजिए। नरेश शर्मा के हर एक बैंक अकाउंट स्कैन किए, कुछ नहीं मिला। फिर वो बैंक से धमकी की बात? सर लोन तो था उस पर, टोटल 60 लाख, सूद समेत कुछ 1 करोड़ के लगभग। प्रताप, 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। हो सकता है बैंक वाले उसके पीछे लगे हों पैसा लौटाने के, और हो सकता है बैंक ने जान से मारने की धमकी भी दी। सर हो सकता है धमकी किसी और ने दी और ट्रिगर दबाने वाला हाथ कोई और हो। और हो सकता है ट्रिगर दबाया ना गया हो, बल्कि किसी ने दबाने पर मजबूर किया हो। और उधर नरेश शर्मा की पत्नी कहती है कि उनकी किसी से दुश्मनी थी ही नहीं, एक से भी। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। आप कस्बे में जाकर किसी से भी पूछ सकते हैं, सबसे उनकी बहुत जमती थी। और हम जितना खोद रहे हैं ना, एक से बढ़कर एक दुश्मनियां, अनबन, झगड़े निकलते जा रहे हैं। और हाँ, घर पे भी शांति नहीं थी। एक खास आदमी को दूर करने पर तुले हुए थे। और तो और मिस्टर नरेश शर्मा के अनुसार कुछ बैंक अधिकारी उन्हें मौत की धमकी दे रहे थे, और ऊपर से नींद की गोलियों वाला रहस्य, कट्टे से चलाई गई गोली और गला दबाकर की गई हत्या। अजीब सी खिचड़ी बनती जा रही है प्रताप। हेलो सर, 44468789 वो नंबर ट्रैक हो गया। हेलो, किसका है? सर, नरेश शर्मा का। नरेश शर्मा खुद? यस सर, वो सिम कार्ड नरेश शर्मा के नाम पर ही रजिस्टर्ड है, एड्रेस भी उन्हीं का है। सर सिम कार्ड नरेश शर्मा का ही है और एड्रेस भी उसी का है, 44468789। कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा प्रताप। कोई झूठ बोल रहा है, कोई कहानियां बना रहा है, और किसी ने किसी को ट्रिगर दबाने पर मजबूर किया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, उनके सिर्फ 2 ही नंबर थे और वो दोनों आप जानते हैं। मालवान के लिए निकलने से पहले मिस्टर शर्मा को जिस नंबर से फोन आया था, वो नंबर उन्हीं के नाम पर रजिस्टर है। एड्रेस यहीं का है। कोई गेम खेल रहा है इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ। हमें भी यही शक है। जरूर उनका कोई दुश्मन है। दुश्मन मिस्टर शर्मा का? अपनी बात से पलट रही हैं मैडम आप। इंस्पेक्टर साहब, पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था कि उनका कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन अब लग रहा है कि जरूर कोई ना कोई दुश्मन है, और वो दुश्मन दोस्त के भेष में छुपा है। तीसरा नंबर तो वो हमें कभी नहीं दिए। हमारे पास तो उनके 2 ही नंबर हैं। और नींद की गोलियां? क्या तुम्हारे नरेश भैया नींद की गोलियां लेते थे? हमारे सामने तो कभी नहीं लिए, और नहीं इस बारे में हमें कभी कोनो बात कही। हमारे भैया जी के बारे में ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही है जैसे वो कभी थे ही नहीं। हमें तो किसी की गहरी साजिश लग रही है। कोनो हमारे भैया जी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। हम हर षड्यंत्र का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कत्ल से पहले पुलिस को गुमराह करने का अलग नया सा प्लान तैयार है। लेकिन हर सुराग एक अंधेरी गली में जाकर मिल रहा है, और ऐसा विकल्प खड़ा कर रहा है जो नामुमकिन सा लग रहा है। इंस्पेक्टर साहब, आपने उन सब लोगों से पूछताछ की जिनका नाम भैया जी खत में लिख कर गए थे? हेलो, नरेश शर्मा और माजिद सलाउद्दीन दोनों अलग अलग पार्टियों के बाहुबली रहे हैं। दुश्मनी तो स्वाभाविक है सर। कोई खास झगड़ा पर्सनल लेवल पे? जी सर, 3 साल पहले। 3 साल पहले की बात है। हमने नरेश शर्मा को म्युनिसिपल चुनावों में हरा दिया था। क्या यही एक कारण है
जो नरेश शर्मा ने आपके खिलाफ थाने में एनसी लिखाई? सैनी साहब, सियासी मामलों में छोटी से छोटी हार मायने रखती है और हर हारने वाले को जीतने वाले की सांस भी एक साजिश नजर आती है और जीतने वाले को भी ये खौफ रहता है कि हारने वाला कहीं उसकी जान का दुश्मन ना बन जाए। क्या आपको उनसे खतरा था या उनको आपसे? हम पार्टी लीडर हैं कस्बे के, आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। नरेश शर्मा भी हमारे ही जैसे थे, हमारी टक्कर के थे और हम जैसे लोग सियासी दुश्मनियां इतनी खुलकर भी नहीं निभाते। सैनी साहब, आपको एक बात बताता हूं सैनी साहब, मैं और नरेश जी पक्के सियासी दुश्मन थे और सियासी दुश्मनियां चुनावों में जमकर निभाई जाती हैं। ये गोली वोली चलाकर जान से मार देना, इसमें कोई मज़ा नहीं है। वो भी यही चाहते थे कि वो हमें चुनाव में हराएं। हम एक दूसरे पर बंदूक कभी नहीं उठाते ना। तो फिर नरेश शर्मा पर बंदूक उठाई किसने? अब ये पता करना आपका काम है साहब। वैसे इन सब चीज़ों का हमसे कोई ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन एक नागरिक होने के नाते खबर दे रहा हूँ आपको। कहिए, मैं सुन रहा हूँ। हाल ही में नरेश शर्मा कर्ज में बहुत डूबे हुए थे। जब से वो ये कंस्ट्रक्शन लाइन में आए, नुकसान ही नुकसान हो रहा था उनका और इस घाटे की वजह से वो काफ़ी परेशान रहते थे। एक सियासी दुश्मन होने के नाते मुझे इस बात की खबर थी, तो आपको दे रहा हूँ। अब आगे आप देखिए। मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिला पुलिस क्लियरेंस की जरूरत है। सर लोन तो था उस पर, टोटल 60 लाख, सूद समेत कुछ 1 करोड़ के लगभग। रंजिश तो थी सैनी साहब, बिल्कुल थी, और मेरे गुस्से की वजह भी जायज़ थी। नरेश भाई हमारी पार्टनरशिप को क्लोज करने ही नहीं दे रहे थे। अब पैसों की जरूरत तो दोनों को थी, धंधा बैठ गया था, ये दुकान बिक जाती तो पैसे आ जाते, सारा मामला ट्रैक पर आ जाता, लेकिन नहीं। और वो दुकान बेच नहीं पा रहे थे क्योंकि गिरवी रखी थी। उन्होंने रखी थी ना साहब, उनको अपने कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए कैश की जरूरत थी, तो हमारी पार्टनरशिप वाली दुकान चढ़ा दी। कुरैशी साहब, लगता है आपका गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। गुस्सा कभी इतना गर्म भी नहीं था इंस्पेक्टर साहब कि मैं नरेश भाई की जान ले लेता। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये आपकी गलतफहमी है। कुरैशी साहब, मुझे आप पर शक क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि साहब, मैं अगर नरेश भाई को मरवाता तब भी मुझे मेरा हिस्सा तो नहीं मिलना था, क्योंकि दुकान तो गिरवी रखी, बैंक की प्रॉपर्टी, और जनाब मैं बिजनेसमैन, मुझे नशा मुनाफे से मिलता है और किसी का खून करना मुनाफे का बिजनेस नहीं। सर 44468789 नंबर स्कैन किया। हेलो, नरेश शर्मा के नंबर से इस नंबर पर 21 अक्टूबर को फ़ोन किया गया था, मर्डर से ठीक 1 दिन पहले। तो जाहिर है नंबर नरेश शर्मा का नहीं है। हाँ सर, क्योंकि इन 2 कॉल्स के अलावा ना इस नंबर पे कोई इनकमिंग है और ना ही कोई आउटगोइंग। तो शायद ये नंबर इसी जुर्म के लिए इस्तेमाल किया गया है। और एक बहुत बड़ा इत्तेफाक भी है सर। कैसा इत्तेफाक? सर, इस जाली नरेश शर्मा वाले नंबर की लोकेशन मालवान एरिया दिखा रहा है, ठीक वही जगह जहाँ पे हत्या हुई थी। सर, मैंने हैंडसेट का IMEI नंबर मंगवाया है, इससे शायद हमें हैंडसेट यूज़ करने वाले तक को लीड मिले। हमें केस उल्टे पैर चलते चलते क्रैक करना होगा। मुझे लगता है कुरैशी और सलाउद्दीन दोनों अंधी गनियां हैं, जहां जानबूझकर हमें ढकेला गया है। आप सही कह रहे हैं सर, क्योंकि हमारा खबरी नेटवर्क और सेलफोन रिकॉर्ड्स इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट कहीं से भी नहीं दिखा रहे। तो अब बचे हुए बैंक ऑफिशियल्स। सर, नरेश शर्मा ने पीपल्स बैंक से 20 लाख का लोन लिया था कुछ 2 साल पहले, और उसके बाद कई दूसरे बैंक से दूसरे लोन्स भी लिए गए। इंस्पेक्टर साहब, नरेश शर्मा जी ने हमसे 2 साल पहले 20 लाख का लोन लिया था और आज तक सिंगल पैसा वापस नहीं लौटाया उन्होंने। अब आप ही सोचिए, ब्याज ही कितना बढ़ गया। इसलिए आपने अपने रिकवरी एजेंट छोड़ दिए उन पर। वो कोई चाय वाला या रिक्शा चालक नहीं था, एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर था, और ऐसे लोगों के साथ हमारे जो रिकवरी के एजेंट होते हैं ना, बड़े अदब से, बड़े प्यार से पेश आते हैं। हमारे रिकवरी एजेंट प्यार से समझा रहे थे कि वो लोन चुका दें, लेकिन उनका बिजनेस जो है कंस्ट्रक्शन का, वो काफ़ी खस्ता चल रहा था। मालवान में उनकी कोई ज़मीन है, उस पर कंस्ट्रक्शन का काम कराना चाहते थे। ये जयेश नाथ जी कॉन्ट्रैक्टर हैं, यही वो काम करने वाले थे। दूसरों बैंकों के भी लोन थे उन पर। वही तो जड़ थी, नरेश शर्मा साहब ने कभी डिक्लेयर ही नहीं किया था। ये बात तो हमें दूसरे सूत्रों से पता चली। तो उन सूत्रों ने और आपने मिलकर बड़ी तमीज के साथ मिस्टर नरेश शर्मा को जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम बैंक हैं, कोई माफिया ग्रुप नहीं है या गुंडा नहीं है। हम नोटिस भेजते हैं। भाई, हमारा नुकसान हो रहा था तो हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, ज़रूर हम उन पे रिकवरी के लिए प्रेशर डाल रहे थे,
लेकिन नरेश शर्मा साहब के मौत ने हमारा परमानेंट नुकसान करवा दिया ना। वो कैसे? वो लेटर जो आप लोगों को लग रहा है कि नरेश साहब ने एसपी साहब को लिख करके भेजा है, जिसमें वो बैंक ऑफिशियल्स का जिक्र भी किया गया है, यही मर्डर प्लान में। वो लेटर एकदम नॉनसेंस है। अब आप ही सोचिए, नरेश शर्मा के मौत से हमारी रिकवरी की जो उम्मीद थी उसकी भी तो मौत हो गई ना। हमें तो पैसे मिलने से रहे, लेकिन अगर किसी को पैसे मिलने वाले हैं तो वो लोग हैं जिन्हें इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा। अब आप ही हिसाब लगाइए। इस केस के प्लॉट को रिवर्स यानी कि अंत से शुरुआत तक ट्रैक करने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल हर लीड, हर सुराग पुलिस को कोई डिटेल नहीं दे पा रहा था, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो चली थी कि आपसी दुश्मनी और पॉलिटिकल राइवलरी वाले एंगल्स उतने मजबूत नहीं थे जितना कि पैसों का एंगल था। नरेश शर्मा की मौत से किसी को बहुत सारे पैसों का फायदा होने वाला था। कौन थे ये लोग और क्या था ये षड्यंत्र? 6-7 इंश्योरेंस पॉलिसीज थी, लगभग 80 लाख, 60 लाख के बैंक लोन्स, इंटरेस्ट मिलाकर 1 करोड़। जी थे तो? नरेश शर्मा की मौत से अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा था तो आप हैं कविता जी। क्या बकवास इंस्पेक्टर, मुझे उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पता तक नहीं था। पता तक नहीं था, लेकिन तो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज के सारे पैसे तो आप ही को मिलने वाले थे। मुझे उनके फाइनेंशियल मामलों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि उनके ऊपर इतना भारी लोन है और उस वजह से वो टेंशन में है। ये सारी बातें मुझे पता ही नहीं थी। इंश्योरेंस तो दूर की बात है। कोई तो होगा जिसे इनके फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में पता होगा। ये क्या इंस्पेक्टर साहब, ये ढूंढते ढूंढते मिल गए बाई चांस कागजात। ठीक तभी लग बाई चांस मिले जब नरेश शर्मा की हत्या की गई थी। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे नरेश भैया के जाने के बाद कागजात ढूंढना बनता था ना, तो देखते देखते मिल गए। हमसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया क्या? जी नहीं, लेकिन नरेश शर्मा की हत्या गुनाह जरूर थी, तभी आपको ये सारे कागजात मिले। ये बात हमसे कुछ हजम नहीं हो रही जा सकती। मैं एक सीनियर लेक्चरर हूँ, मुझे अच्छी खासी सैलरी मिलती है। उस सैलरी से मैं अपना घर, अपने बच्चे दोनों का ख्याल रख सकती हूँ। और वैसे भी मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। मुझे अपने पति के इंश्योरेंस से पैसे कमाने का ख्याल तक नहीं आया है। माजिद सलाउद्दीन, आपके पति का पॉलिटिकल ड्राइवर, जिसने काफी अच्छे मार्जिन से आपके पति को हराया था, और आपके पति कुरैशी के एक्स बिजनेस पार्टनर थे, जिनकी दुकान को बेचने को लेकर आपके पति के बीच में अनबन चल रही थी। लेकिन आपके पति की मौत से कुरैशी को कोई फायदा नहीं था, और आपके पति ने जिन बैंकों से लोन लिए थे उन बैंकों को भी आपके पति की मौत से कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान था। तो कहने का मतलब यह है कविता जी कि इनमें से किसी को भी आपके पति की मौत से फायदा नहीं बल्कि नुकसान था, सिवाय आपके, क्योंकि इंश्योरेंस के पैसे आपको मिलने वाले थे। बस इंस्पेक्टर, बार बार कितनी बार वही बात दोहराएंगे, वही आरोप लगाएंगे मुझ पर, और मैं हर बार यही कहूंगी कि मुझे उनके इंश्योरेंस की पॉलिसी के बारे में पता भी नहीं था। कोई खबर? गोरखपुर से लेकर कलकत्ता तक पूरी सुपारी गैंग में मालूम करवाया, लेकिन कोई खबर नहीं। सुपारी का डाउट है साहब। कट्टे बेचने वालों से मालूम किया? सर कट्टे बेचने वाले तो सब जानने वाले हैं, उनने भी साफ साफ बोल दिया कि कोई भी नया ग्राहक नहीं आया। इस्तेमाल तो कट्टा ही हुआ है। पुराना कट्टा है सर, लेकिन दबाने वाले हाथ नए, 2-2 हज़ार में मिलते। नरेश शर्मा की मौत से किसी को फायदा नहीं हो रहा था, सिवाय उसकी पत्नी कविता के, जिसे इंश्योरेंस के पूरे 80 लाख रुपए मिलने वाले थे। लेकिन पुलिस को कविता या किसी और की तरफ इशारा करने वाला कोई सबूत नहीं मिल रहा था, और ना ही इस बात का कोई सबूत मिल रहा था कि यह वेल प्लान मर्डर किसने किया था, कैसे किया था और क्यों किया था। इस शातिर हत्याकांड को लेकर पुलिस अब काफी दबाव में आ चुकी थी। एक फेल्ड बिजनेस, सर पे इतने सारे लोन, ऐसे आदमी से किसी को कोई फायदा नहीं। सर एक और बात। बोलो। सर सब कह रहे हैं नरेश शर्मा कंस्ट्रक्शन लाइन में गया था, मालवान एरिया में जमीन खरीदी थी, ये वो। हाँ तो खबर गलत है क्या? सर एक बारी मालवान एरिया चलकर देखें। नरेश शर्मा की जमीन खाली पड़ी है सर, और यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन काम भी नहीं हो रहा। तो फिर इतने दिनों से कॉन्ट्रैक्टर कर क्या रहा था? जयेश नाथ, जरा बुलवाओ उसे।
अब मुझे साजिश की बू सही जगह से नजर आने लगी है। तुम नरेश शर्मा के कॉन्ट्रैक्टर थे, लेकिन उस जमीन पर एक पत्थर भी नहीं था। काम तो शुरू ही नहीं हुआ था वहां। कैसे शुरू होगा? माल मजदूरी इन सब के लिए पैसा लगता है। नरेश भैया बोलते रहे कि पैसा आने वाला है, पैसा आने वाला है, पर पैसा कभी आया ही नहीं। 22 अक्टूबर को तुम मालवान में क्या कर रहे थे, जिस दिन नरेश शर्मा की मौत हुई? लगता है कुछ हुआ है। सब अमिताभ तिवारी जी आए थे मेरे पास। उन्होंने कहा चलो मालवान वाली जमीन पर जाना है, दोबारा से सर्वे करना है, जल्दी काम शुरू करना है, इसलिए गए थे। बिना पैसों के काम कैसे शुरू होगा? अब सब मैं छोटा आदमी हूँ, कॉन्ट्रैक्टर, जितना कहा जाता है उतना करता हूँ। ये सारी बातें अगर कोई जानता है तो वो है अमिताभ तिवारी जी। तकरीबन 1 हफ्ता पहले भैया जी हमसे कहे थे कि पैसे आ जाएंगे, तुम काम शुरू करो। बड़ी अजीब बात है, आप भी मालवान जा रहे थे और मिस्टर नरेश शर्मा भी मालवान जा रहे थे, लेकिन आपको इस बात की भनक तक नहीं थी, जबकि आप सबसे खास कार्यकर्ताओं में से एक हैं, पर्सनल लेवल पर भी। एक बात बताइए तिवारी जी, क्या आपने मिस्टर शर्मा को बताया था कि आप जमीन पर जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ? हाँ, हम कहे थे उनसे। ये तो और भी अजीब है। क्या आपने उन्हें बताया कि आप मालवान जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपको नहीं बताया कि वो भी मालवान जा रहे हैं, और उसके ऊपर इत्तेफाक से आप उसी वक्त वहीं से गुजरते हैं जहां उन्हें मार गिरा गया होता, और बड़े कैजुअल तरीके से आप वहां कर देख रहे हैं कि माजरा क्या है। इसमें अजीब बात का है, इत्तेफाक नहीं होते क्या? मिस्टर नरेश शर्मा के ब्लड में नींद की गोलियों का ओवरडोज पाया गया, फिर इन पर गोली चलाई गई, फिर गला दबाकर उनकी हत्या हुई। किसी को मालूम भी नहीं था कि मिस्टर नरेश शर्मा मालवान क्यों जा रहे हैं। फिर इत्तेफाक से तुम वहां से गुजरते हो तिवारी, वो भी एक पक्के बहाने के साथ, जो कि कॉन्ट्रैक्टर जयेशनाथ है। इंस्पेक्टर साहब, ही क्या कर रहे हैं आप? हमें पूरा शक है कि जिस व्यक्ति से मिलने मिस्टर नरेश शर्मा मालवान जा रहे थे वो तुम हो। इंस्पेक्टर साहब, ये बात सरासर झूठ है। जो सिम कार्ड नरेश शर्मा को फोन करने में इस्तेमाल हुआ था 4446878890, वो नंबर तुम इस्तेमाल कर रहे थे, और ये नंबर तुमने नरेश शर्मा के नाम और उनके पति से खरीदा। सर, उस मोबाइल फोन का IMEI नंबर ट्रैक डाउन हो गया है, जिससे नकली नरेश शर्मा का फोन नंबर 4446878890 इस्तेमाल हो रहा था। कौन सा नंबर? 4457878689। किसका? अमिताभ तिवारी, अब तुम्हारा खेल खत्म। अपने सारे पत्ते खोलकर टेबल पर रख दो अभी। हेलो भैया जी, हम मालवान एरिया पहुंच चुके हैं। हम भी निकल रहे हैं। नरेश शर्मा का करीबी साथीदार अमिताभ तिवारी इस हत्या की साजिश में शामिल था, लेकिन इस हत्या के पीछे राज क्या था, और वो नींद की गोलियों का क्या रहस्य था? फिर वो पिस्तौल की गोली, वो गला घोटकर मौत। नरेश शर्मा आखिरकार इस मौत के जाल में फंसा कैसे? गोली मारने के बाद भी वो मरे नहीं, सांसें चल रही थी उनकी। बस बस साहब, साहब चले गए, मर गए। और वो नींद की गोलियां? उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। भैया जी शायद घर से खाकर आए थे। तो मिस्टर नरेश शर्मा नींद की गोलियों का ओवरडोज लेकर तुमसे मिलने आ रहे थे? हाँ। अगर नरेश शर्मा को नींद की प्रॉब्लम थी तो गोलियां रात को लेते, इतनी सुबह क्यों ली? वो भी इतनी ढेर सारी नींद की गोलियां, उसके बाद खुद बाइक चलाकर तुमसे मिलने मालवान रोड आए। क्या नाम से सही? इंस्पेक्टर साहब, हमने भैया जी को नहीं मारा। 20 साल का रिश्ता था उनका हमारे साथ। हम सच कह रहे हैं, हमने उनकी जान नहीं ली, उन्होंने खुद अपनी जान ली है। हेलो, जो दिखाई देता है वो होता नहीं, और जो होता है वो अक्सर ओझल हो जाता है। ये षड्यंत्र अब धीरे धीरे खुलने लगा था। पीड़ित ने खुद अपने ही कत्ल की प्लानिंग की थी, और ऐसे ऐसे सुराग छोड़ गया था ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से गुमराह हो जाए। हर गलत सुराग को
बहुत ही चालाकी से बोया गया था। सब कुछ भैया जी के कहने पर ही हुआ। ये सारा प्लान उन्होंने ही बनाया था। भैया जी, फोन नहीं उठाने से परेशानी दूर होने वाली तो नहीं है। अमिताभ, क्या जवाब दे? हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। हमारा दुकान गिरवी है, मकान गिरवी है, और ये बैंक वाले इन दोनों को जब्त करने की बात कर रहे हैं। वक्त वक्त की बात है भैया जी, धीरज रखिए, ये वक्त भी निकल जाएगा। नहीं अमिताभ, इतने सालों की कड़ी मेहनत से जो हमने सींच कर खड़ा किया है, वो आज हमारी ही आंखों के सामने बिखर रहा है, टूट गया है, टूट रहा है। हम इस कर्ज की दलदल से कभी नहीं उबर पाएंगे। और क्या बताएं तुम्हारी कविता भाभी को और उन बच्चों को कि हमें इस घर से घसीट कर बाहर फेंक दिया जाएगा? नहीं भैया, ऐसी नौबत नहीं आई। नौबत आ गई है अमिताभ। कर्जा अब 1 करोड़ हो चुका है और चुकाने के लिए 10 पैसा नहीं है हमारे पास। देखो अमिताभ, तुम हमारे सबसे पुराने मित्र रहे हो। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। भैया जी, आप खुलकर बताइए, आप हुक्म कीजिए, जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। इतने सालों में कई इंश्योरेंस पॉलिसियां ले रखी है, कुल मिला के 80 लाख की होंगी। भैया जी, हम समझे नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? इन पॉलिसियों से जो पैसा आएगा ना, उससे काफी कर्जा कम हो जाएगा। लेकिन भैया जी, जीवन बीमे का पैसा तो तभी मिले है जब हम मर जाएंगे। नहीं नहीं भैया जी, आप कहाँ ऐसा सोच रहे हैं? देखिए भैया जी, ऐसा ख्याल भी मत कीजिएगा। अमिताभ, मरना तो पड़ेगा हमें। हमारे मरे बिना ये पॉलिसियां कैश नहीं होंगी। भैया जी, हम तो समझ ही नहीं पा रहे, ऐसी बावली बातें काहे कर रहे हैं आप? लेकिन एक मुसीबत है कि हम आत्महत्या नहीं कर सकते। अगर हमने आत्महत्या कर ली तो ये रकम नहीं मिलेगी, इसलिए हमारी मौत किसी और के हाथों होनी होगी। मर्डर। हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, गिड़गिड़ाए, हाथ पैर जोड़े उनके, लेकिन वो एक बार जो ठान लेते थे उसे कोई नहीं बदल सकता। हम उन्हें नहीं रोक पाए, मनमानी की उन्होंने। ये लो, तुम इसका इस्तेमाल करोगे और एक बार काम खत्म हो जाने के बाद इसे तोड़कर फेंक देना। अगर पुलिस ने ट्रेस कर भी लिया ना सिम कार्ड, तो नाम और पता हमारा ही निकलेगा। भैया जी, हम अपने हाथ से ये काम नहीं कर पाएंगे। तो फिर किसी ऐसे आदमी से करवाओ जो कभी पकड़ा ना जाए। ये क्या कह रहे हैं साहब? पूरे 10,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन साहब, हमारे बड़े साहब नरेश भैया की। कुछ सोचने कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे तक कोई नहीं पहुंचेगा। हमें माफी दे दो तिवारी बाबू, हमें बहुत डर लग रहा है। देखो, हम है ना, डरने की जरूरत क्या है? और 10,000 रुपये कोई छोटी रकम नहीं है। प्रणाम भैया जी। आदमी का इंतजाम हो गया? हाँ भैया जी, हो गया। अपने ही गांव का है, भरोसे का है। ठीक है, कल सुबह हम काम कर देंगे। ठीक है भैया जी, हम कल तुम्हें लेने आएंगे। मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि मेरी जान को खतरा है। मुझे जान से मार डालने की साजिश रची जा रही है। मेरा एक्स बिजनेस पार्टनर एम ए कुरैशी और LN पार्टी लीडर माजिद सलाउद्दीन और कुछ बैंक अधिकारी शायद मेरी जान लेने की कोशिश करेंगे। मुझे काफ़ी डर लग रहा है, जीना मुश्किल हो गया है। मुझे सुरक्षा प्रदान करें जल्द से जल्द। हेलो, तैयार? हाँ भैया जी, सब समझा दिया।
अरे इतना घबरा क्यों रहे हो भैया? चलो चलाओ, गोली चलाओ। साहब माफी दे दो, हमसे नहीं हो रहा। चलो हम घूम जाते हैं, पीठ पे चला गोली। अरे हमने बहुत सारी नींद की गोलियां खा रखी हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा। दबाओ घोड़ा, दबाओ। घोड़ा दबाओ, दबाओ दबाओ घोड़ा। बस बस साहब चले गए, मर गए। अगली बस पकड़कर गाँव निकल जा, और कौनों से कुछ कहा तो बाकी के पैसे तिवारी बाबू हम तुम्हारे घर भिजवा देंगे। अब निकलो यहाँ से। ठीक है। एक घंटे बाद हम वापस लौट कर आए, कॉन्ट्रैक्टर जयेशनाथ को साथ लेकर, ये देखने के लिए कि लोगों ने लाश को देखा कि नहीं। तभी आप लोग वहां पहुंच गए। मुझे पहले से शक था कि कोई तो है जो झूठ बोल रहा है और कहानी बुन रहा है। I don't believe this. पापा अपना खुद का मर्डर प्लान कैसे कर सकते हैं? उन्होंने एक बार भी मुझसे अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम डिस्कस नहीं की। पता नहीं भरोसा नहीं था या फिर हमें परेशान नहीं करना चाहते थे। अगर मुझे जरा सा भी पता होता ना तो ये कर्जा बढ़ने नहीं देती। फिर भी मॉम, ये खुद के मर्डर का प्लान बनाना, नींद की गोलियां, खुद पीठ पे गोली मारने को कहना इम्पॉसिबल लगता है। मैं इस थ्योरी को नहीं मानती। मुझे लगता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है। जरूर कोई झूठ बोल रहा है, कोई गहरी चाल चल रहा है। पुलिस इस केस में बहुत जल्द चार्जशीट फाइल करने वाली है। मर्डर वेपन, वो कट्टा भी बरामद किया गया है। नरेश शर्मा की विधवा कविता शर्मा इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है कि उसके पति ने अपने ही मर्डर की प्लानिंग की थी। वो और गहरी इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रही है। लेकिन पुलिस के पास कट्टा चलाने वाले कमल कुमार और नरेश के सहयोगी अमिताभ तिवारी के इकबाल जुर्म पेपर पर मौजूद है, जिसमें उन्होंने इस कॉन्स्पिरेसी की एक एक डिटेल दी है। अब इंश्योरेंस पेमेंट पर एक सवालिया निशान लग गया है। एक आदमी ने अपने मर्डर की पूरी प्लानिंग की ताकि उसका परिवार कर्ज चुका सके, लेकिन इस प्लान का पर्दाफाश हुआ। जो सुराग प्लांट किए गए थे इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने के लिए, उन सुरागों में से सच को निकालकर पुलिस ने इस केस को क्रैक किया। एक जान गई वफादार दोस्त जेल में है और वो गन का ट्रिगर दबाने वाला गरीब आदमी भी जेल में है, जो 10,000 रुपयों के साथ अपने कई सपनों को पूरा करने के सपने देख रहा था। लेकिन अब सबके सपने चूर हो चुके हैं। जब कर्ज बढ़ता जाता है और उसे चुकाने की कोई गुंजाइश नहीं होती तो नेचुरल सी बात है कि इंसान परेशान हो जाता है। लेकिन इस तरह के वाहियात और अजीब से विकल्प कभी काम नहीं आते। ये सिर्फ इंसान के दुख और दर्द के भार को और बढ़ाते हैं, कर्ज के बोझ को और भारी बना देते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो करीबी हैं, जैसे कि पत्नी, बच्चे, भाई बहन, माता पिता। और ये एक मूर्खता भरी धारणा है कि इंश्योरेंस के पैसों से कर्जा चुकाया जा सकता है। कर्ज चुकाने का एक ही तरीका है, मेहनत और बचत। और सबसे बेहतर बात, उतना कर्ज लेना ही नहीं चाहिए जितना हम चुका ना पाए। एक बहुत ही पुरानी और प्रचलित कहावत है कि अपने पैर उतने ही फैलाएं जितनी लंबी आपकी चादर है। और आज के इस जीवन में इस गुरु मंत्र को मान लेना चाहिए। हम ये कतई नहीं कह रहे कि आप अपनी क्षमता पर डाउट करें, लेकिन हालात को समझना और प्रैक्टिकलिटी को देखना भी एक बहुत बड़ा गुण है जो हर किसी में नहीं होता है, खासकर पैसों के मामले में। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।